हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और आज के वीडियो में इन बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी हम एक बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ डिजीज विच इज वेरी ड्रेडफुल डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। इवन आप अपने आसपास, अपने फैमिलीज, अपने रिलेशनशिप्स, अपने नेबरहुड में या किसी भी जान पहचान में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस बीमारी का नाम सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड द बीमारी इज, द डिजीज इज कैंसर। तो आज की क्लास में हम कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैंसर क्या है, कैसी बीमारी है, क्यों होती है, कैसे पता चलती है और ट्रीटमेंट क्या है, सब चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हमने बीमारी का नाम देखा, फिर साथ में साथ हम ये देख लेंगे कि उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। फिर हम एक्चुअल बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज कैंसर, एक्चुअली में कैंसर होता क्या है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कॉजेज ऑफ कैंसर देखेंगे कि ये कॉजेज क्या है, वो कारण क्या है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। फिर हम उसके डायग्नोसिस देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि किसी एक इंसान को कैंसर है, और एंड में हम उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में देखेंगे कि हम कैसे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम आज का पूरा वीडियो इन 5 चीजों पे फोकस करने वाले हैं, इन 5 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले नाम आ गया कैंसर, और कैंसर की स्टडी को स्टूडेंट्स ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्को वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड विथ कैंसर। तो कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर्स जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में कैंसर है क्या होता है कैंसर। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती है ना, ये नॉर्मल बॉडी की सेल्स डिवाइड करती हैं। हर बॉडी की सेल डिवाइड करेगी, राइट? कैंसर, ओहो, कैंसर, यस। तो हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स डिवाइड करती हैं, डिवीजन करती हैं। लेकिन हर सेल बहुत एक्सेसिव ग्रोथ ना कर ले, उसका भी ध्यान रखा जाता है, और उस चीज को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बताती हूं मैं आपको। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं जो एक दूसरे के पास में प्रेजेंट हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें से कोई भी सेल, हर सेल के पास में पोटेंशियल होता है कि वो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन कर सके। हर सेल के पास में ये पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेल ने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, बहुत फास्ट डिवीजन शुरू किया, तो क्या होगा, ये बहुत सारा डिवीजन करने लग जाएगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनाने लग जाएगी। पर इसके पास लिमिटेड जगह है, क्योंकि इसके आसपास बाकी सेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो बाकी की सेल्स क्या करती हैं, वो बाकी की सेल्स इसकी ग्रोथ को रोकती हैं, क्योंकि ये सेल्स इनके कांटेक्ट में आ रही हैं, और कांटेक्ट में आने के कारण ये वाली जितनी भी सेल्स हैं ये इसकी ग्रोथ को रोक रही हैं। इसीलिए हम इसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या है कांटेक्ट इनहिबिशन? the property of cells by virtue of which, जिसके कारण, by virtue of which का मतलब है जिसके कारण, the excessive growth of other cells are inhibited। दूसरी सेल्स की ग्रोथ को हम इनहिबिट कर देते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अदर सेल्स आर इनहिबिटेड। लेकिन
कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। तो अब हर सेल जब उसको कोई रोक टोक नहीं होगी तो वो बेधड़क ग्रो करेगी, बेधड़क अपना साइज इंक्रीज करेगी। और फिर क्या होता है देखिए, अब कोई एक सेल है, वो अगर डिवाइड करती तो वो बहुत थोड़े से नंबर में रहती, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अगर उसके अंदर होता तो। लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, तो उस कारण वो बहुत सारी ग्रोथ शो करने लग जाएगी। तो आपको बहुत एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इन ग्रोथ के कारण ऐसा मास ऑफ सेल बन जाता है, और इसी सेल को हम ट्यूमर कहते हैं। एक बिग मास ऑफ सेल बन जाता है, बिग मास ऑफ सेल, और इस बिग मास ऑफ सेल को हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो बिग मास ऑफ सेल हमारा क्या हो गया, ट्यूमर। अब स्टूडेंट्स ये जो ट्यूमर होता है ना, TUMUR या OUR व्हाटएवर, ये जो ट्यूमर होता है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, ये दो टाइप के ट्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप 1 ट्यूमर है वो एक जगह पे रुका हुआ होता है। जैसे यहां पर अगर वो ट्यूमर डेवलप हुआ, वो मास ऑफ सेल डेवलप हुआ, तो वो यहां पर एज इट इज ही रहेगा, और इस ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर ये बहुत इन्वेसिव नहीं होता, ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉज नहीं करता, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। लेकिन जो दूसरा टाइप 2 ट्यूमर है, ये बहुत डेंजरस होता है। ये टाइप 2 ट्यूमर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर वो ट्यूमर सेल्स डेवलप हुई, तो वो बहुत एक्सेसिव ग्रोथ करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं। उसके अलावा आसपास जितनी भी सेल्स हैं, उन सारी सेल्स से फाइट करेंगी, उनको वाइटल कंपटीशन देंगी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, और बची हुई सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उन सेल्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ब्लड के साथ ये सेल्स मिलके चली जाएंगे और किसी और बॉडी पार्ट पे चले जाएंगे, वहां पर ये और ट्यूमर कॉज करने लगेंगे। फिर ये किसी और बॉडी पार्ट पे चले जाएंगे, वहां पर रुकेंगे, वहां पर और ट्यूमर कॉज करने लगेंगे। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी है कि ये थोड़ा थोड़ा ब्लड के साथ मिक्स होके बॉडी के किसी भी पार्ट में चले जाते हैं, और वहां जाकर ये और बीमारी कॉज करते हैं, और ट्यूमर्स बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो जो मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स आर द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ट्यूमर्स विच इज एक्चुअली द कैंसरस ट्यूमर्स। तो हम जिस पे फोकस करने वाले हैं, हम मेटास्टैसिस पे फोकस करने वाले हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं, हमें ये पढ़ना है कि ये ट्यूमर्स के डेवलप होने का कारण क्या है। तो अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर। ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण कैंसर डेवलप हो रहा है। तो कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, रेडिएशंस, जेनेटिक, कुछ भी हो सकता है जो कि कैंसर का कॉज बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको केमिकल का एग्जाम्पल बताऊं, तो बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, ईदर दे ईट इट और दे स्नॉट इट इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक केमिकल निकोटीन, और निकोटीन बहुत बड़ा कॉज है लंग कैंसर का और माउथ कैंसर का। बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, कुछ होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और कुछ होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं और कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जो कि
बहुत 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 बड़े कॉजेज हैं कैंसर के। सिंस आज के टाइम पे हम रेडिएशन से इतना ज़्यादा सराउंडेड हैं बिकॉज ऑफ आवर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, वाईफाई, तो रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गए जैसे कि एक्स-रे या गामा रेज, ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में सबसे बड़ा कॉज है यूवी रेज, जो कि स्किन कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, तो उस कारण बहुत सारी सनलाइट जिसके अंदर यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं वो हमारे अर्थ के अंदर आ जाती हैं, ह्यूमंस की स्किन पे डायरेक्टली पेनिट्रेट करती हैं और वहां पर ये कॉज करती हैं कैंसर। बहुत सारी जगहों पे जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये जीन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट ड्यू टू मैनी मल्टीपल रीजंस, इधर रेडिएशन, केमिकल्स और फिजिकल रीजंस, ये जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी इंड्यूस कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज करा देते हैं और कैंसर हो जाता है। ये सारे जो रीजंस हैं कैंसर कॉज कराने के, इनको हम ऑन्कोजेंस कहते हैं। ऑन्कोजेंस आर कॉजेज ऑफ कैंसर। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इनके कॉजेस क्या क्या हैं, तो वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम देम ताकि हम कैंसर से प्रोटेक्टेड रहें। अब अगर किसी एक इंसान को कैंसर हो गया है या हो सकता है कि उसको कैंसर हो, तो हमें कराना पड़ता है उसका डिटेक्शन या डायग्नोसिस। हम डायग्नोस तो करेंगे ना कि उस इंसान को कैंसर है कि नहीं, कंफर्मेशन चाहिए हमको, उसी के बाद में ही तो हम उस इंसान का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो डिटेक्शन या डायग्नोसिस के मल्टीपल तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से वो किया जा सकता है, जैसे कि नंबर 1 ब्लड टेस्ट करके। सबसे बेसिक तरीका जो होता है वो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्टिंग की जाती है और फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स या जीन्स के बारे में हम देखते हैं कि ऑन्कोजेंस वहां पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में हम करते हैं बोन मैरो टेस्ट। अगर बोन मैरो टेस्टिंग में बहुत सारे सेल्स की प्रेजेंस आपको दिखे तो यस, उस इंसान को बोन मैरो कैंसर हो सकता है या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो सकता है। तीसरी चीज जो की जाती है विच इज वेरी कॉमन इज बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, बायोप्सी के अंदर जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, फॉर एग्जांपल यहां पे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि मेरे कैंसर है, तो वो इसके थोड़े से पोर्शन को निकालेंगे और उस पोर्शन को भेज देंगे लैब्स में। हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर उस पोर्शन की स्टडी होती है, उसकी सेल्स वगैरह उन सबके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करके बताया जाता है कि उस इंसान को कैंसर है कि नहीं है। उसके अलावा हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरेज परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटेक्ट लंग्स कैंसर। अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर्स मिल रहे हैं तो एक्सरे से हम एक्सरे करवा के हमें पता चल सकता है कि ट्यूमर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। उसके अलावा हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन में सीटी वर्ड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसके अंदर हम 3D इमेज बनाने की कोशिश करते हैं बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं जहां पे हमें सस्पेक्ट है कैंसर का, और फिर हमें उसकी डायरेक्ट इमेज पता चल जाती है। एक हम MRI स्कैनिंग भी कर सकते हैं या MRI टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहां पर MRI वर्ड का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम मैग्नेटिक इमेजिंग, यहां पर हम मैग्नेटिक
फील्ड डेवलप कराते हैं और फिर हम बॉडी के अंदर भेजते हैं और बॉडी के अंदर की लाइफ सिचुएशन हमें पता चलती है कि वो जो टिश्यूज हैं उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर वो सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत है तो हमें बहुत क्लियरली एमआरआई स्कैनिंग में पता चल जाएगा। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस में हम एंटीजन टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि कैंसर के एंटीजन के अगेंस्ट हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हो, तो उनकी प्रेजेंस भी हम कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो कैंसर का डायग्नोसिस कैसे हुआ? से ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, बायोप्सी, एक्सरे, सिटी स्कैन्स, एमआरआई टेस्टिंग, एमआरआई स्कैनिंग और एंटीजन टेस्टिंग। इस तरीके से हम कैंसर का डिटेक्शन या डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैंसर का शॉर्ट ट्रीटमेंट, अभी तक वी डोंट हैव दैट शॉर्ट ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश की जा सकती है, जैसे कि उस पर्सन के हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है विच इज वेरी कॉमन इन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में जिस भी ब्रेस्ट के अंदर कैंसर के ट्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं उस ब्रेस्ट को कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज, सर्जरीज के अलावा हम रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपीज कर सकते हैं, जिसमें बॉडी के इन्फेक्टेड पोर्शन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस डाले जाते हैं इन स्पेसिफिक अमाउंट्स, और वो रेडिएशंस उसके अंदर जाके उन कैंसर कॉजिंग सेल्स को किल करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, कैंसरस सेल्स के साथ नॉन कैंसरस जो नॉर्मल बॉडी की एक्टिव सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एक हम कर सकते हैं कीमोथेरेपीज। कीमोथेरेपीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कीमोथेरेपीज के अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं बॉडी के अंदर विच आर बेसिकली दोज केमिकल्स जो कि कैंसर सेल्स को किल कर सकें। लेकिन सेम अगेन प्रॉब्लम क्या है कि इनके साथ साथ कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, उनके अंदर भी डैमेज कॉज होते हैं। तो इसीलिए जो ओवरऑल पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर कैंसर की बीमारी है, वो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी वीक हो जाती है, हेयर लॉस हो जाते हैं, स्किन पेल हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, बॉडी वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, हैंगिंग ब्रेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस इंसान के अंदर होती हैं। और यूजुअल केसेस में हम एक सिंगल चीज नहीं करते, हम कॉम्बिनेशन either surgery with chemotherapy and radiation therapy और surgery with radiation therapy और chemotherapy with radiation therapy। तो अलग अलग इंसान के केस स्टडी करके डॉक्टर डिसाइड करता है कि हमें उसे क्या दें। इन सब के अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज हम कर सकते हैं, एक और एक्स्ट्रा थेरेपी है विच इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इसके अंदर कुछ हम ऐसे केमिकल्स बॉडी के अंदर देते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स भी एक स्पेसिफिक केमिकल का नाम हमारे एनसीईआरटी ने बताया है विच इज वेरी गुड, कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट ने क्या क्या देखा, इधर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपीज जिसमें हम रेडिएशन डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, कीमोथेरेपीज जिसके अंदर हम केमिकल्स डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, और इम्यूनोथेरेपीज जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और वो खुद नेचुरली कैंसर से फाइट कर सके। एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस हम आज की क्लास यहाँ पे सम अप करते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा कैंसर के बारे में, हमने उसका नाम पढ़ा, उसकी स्टडी पढ़ी, कैंसर कैसे कॉज होता है वो देखा, एक्चुअल में कैंसर है वो देखा कि ट्यूमर बन जाते हैं क्यों, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाता है। दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पे कन्फाइंड रहता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है, मेटास्टेसिस शो करता है। कॉजेस देखे, रेडिएशंस, केमिकल्स, बहुत सारे रीजंस देखे, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, डायग्नोसिस देखा, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सिटी स्कैन एटसेट्रा, और ट्रीटमेंट देखा।
इन सब के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. वी विल मीट टुमारो एट 7:30 PM विद अ न्यू वीडियो ऑन बुलेट रिविजन एनसीईआरटी. थैंक यू स्टूडेंट्स.